सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आ चुका है पॉलिटेक्निक 2025 के लिए लक्ष्य बैच का पहला वीडियो, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा और यहाँ पर आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं चलता हूँ पहले नंबर क्वेश्चन पर। और पहला नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी, इसके बारे में डिटेल के साथ बताइए। मशीन की शक्ति क्या होगी? तो शक्ति निकालने का आपका फार्मूला होता है, क्या होता है? पहला नंबर में आप लोगों को कार्य का फार्मूला बताता हूँ शक्ति के पदों में। तो यहाँ पर होता है W बराबर PT। क्या होता है? W बराबर PT। और P क्या है? यहाँ पर आपकी शक्ति है। क्या है? P जो है आपकी शक्ति है। क्या है? शक्ति है। तो यहाँ पर आपकी P शक्ति है और W क्या है? कार्य है। ठीक है, क्या है? कार्य है। और T क्या है? आपका समय है। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीज़ें जान गए हो तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बताइए आपका कि शक्ति कितना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को फार्मूला क्या बताया हूँ, W बराबर PT बताया हूँ। क्या फार्मूला बताया हूँ? W बराबर PT। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर P बराबर निकालना है। आपको P बराबर निकालना है, W/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W/T। तो आपको क्या दिया गया है? कार्य दिया गया है। कार्य कितना दिया गया है? 500 जूल दिया गया है। और समय कितना दिया गया है? समय आपको 10 सेकंड दिया गया है। तो 10 सेकंड नीचे हो जाएगा, यहाँ पर T के स्थान पर T का मान और W के स्थान पर W का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका? P बराबर क्या बचेगा? P बराबर आपका 50। और 50 को हम किस रूप में लिखते हैं? वाट के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? वाट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर W बराबर आपको 500 जूल दिया था और उसके बाद T बराबर आपको 10 सेकंड दिया था। तो आपका P बराबर क्या निकल कर आएगा? P बराबर आपका 50 वाट निकल कर आएगा। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जो बच्चे सॉल्यूशन नहीं किए हैं वो बच्चे तुरंत इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लें। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यहां पर देखिए। अब यहाँ पर आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब बताइए यहाँ पर ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग क्या है? एक कण का संवेग क्या है? आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, आपके सामने क्या है? P है। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में डिटेल के साथ बताइए। आप बताइए गतिज ऊर्जा उसकी क्या होगी। पहला नंबर में आप लोगों को गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होता है? mv²। अगर इसमें गतिज ऊर्जा में अगर m से गुना कर दिया जाए और m से भाग दे दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2 m² और v², उसके बाद क्या हो जाएगा? m अपान में क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना तो हो गया आपके सामने कि 1/2। अब यहाँ पर हम इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं, एक में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? mb² और उसके बाद अपान में m हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हम mb बराबर क्या लिख सकते हैं? P बराबर mb होता है। क्या होता है कि स्मॉल p बराबर क्या होता है? m और v होता है, इसे कहते हैं संवेग। क्या होता है? स्मॉल p बराबर mb होता है। तो mb के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए mb के स्थान पर हम P रखकर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्मॉल p रखकर देख लेते हैं। ठीक, तो 1/2 और mb के स्थान पर स्मॉल p² हो जाएगा, यहाँ पर p का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में m हो जाएगा। तो इसका क्या फार्मूला निकल कर आया? 1/2 p² अपान में m। 1/2 p² अपान में m। यहाँ पर कोई ऑप्शंस है? यहाँ पर कोई ऑप्शंस है? यहाँ पर ना ये ऑप्शंस है, ना ही ये ऑप्शंस है, ना ही ये ऑप्शन, ना ही ये ऑप्शन। मतलब इसमें चारों ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है गाइज, मिस प्रिंट आपका ये C वाला ऑप्शंस हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका? C वाले ऑप्शंस में आपका होना चाहिए 1/2 p² अपान में m। क्या होना चाहिए? p² अपान में m। 1/2 p² अपान में m होना चाहिए, या इस प्रकार लिखा होना चाहिए p²
2m होना चाहिए। क्या होना चाहिए? p²/2m होना चाहिए। ये आपका गतिज ऊर्जा का फार्मूला होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालना है आपको। पहला नंबर आपको क्या करना है? पहला नंबर आपको 1/2 होता है, 1/2 mv² होता है। उसके बाद आपको m से गुना करना है, m से भाग करना है, ठीक है। दोनों चीज़ करना है, m से गुना और m से भाग भी करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें करने के बाद आप खुद ही इसे मर्ज कर लीजिएगा। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर गतिज ऊर्जा का फार्मूला पता चल जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर तो आपको पता चल गया। ये ऑप्शंस थोड़ा सा ब्लैंक कर लीजिए और यहाँ पर सी वाले के जगह पर लिख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, p²/2m होना चाहिए, p²/2m होना चाहिए। ये आपके गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। यहाँ पर आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए इस तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी इंजन का सामर्थ्य 1 अश्वशक्ति मतलब 1 हाथ पावर, कितना? 1 हाथ पावर। तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य क्या हो सकता है आपको बताना है। उसकी शक्ति क्या है? 1 हाथ पावर है। तो उसमें कितने वाट हो सकते हैं इसके बारे में आपको बात करना है। अब बताइए, एक अश्व शक्ति में 1 HP में कितने वाट हो सकते हैं? कितने वाट हो सकते हैं आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर कितने वाट हो सकते हैं? 1 HP में 746 वाट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 746 वाट हो सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ पर ऑप्शंस कौन सा सही है? आप लोगों को बताना है यहाँ पर ऑप्शंस कौन सा सही है। पहला ऑप्शंस क्या कह रहा है? पहला वाला ऑप्शन कह रहा है इंजन 746 न्यूटन बल को आरोपित करेगा। ये तो आपका गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बल का आरोपित नहीं, वो शक्ति का ही, मतलब आपको शक्ति के ही रूप में बताना है कि इसका तात्पर्य क्या हो सकता है, क्योंकि बल उसमें आएगा ही नहीं, न्यूटन उसमें आएगा ही नहीं। तो अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। इतना जाने रहो। अब देख लो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर। अब कार्य की दर शक्ति के रूप में होता है। क्यों? आप लोग यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए। शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? W/T। मतलब कार्य के करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य की करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको? 746 जूल प्रति सेकंड या वाट। जूल पर सेकंड के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड के स्थान पर हम वाट लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिख सकते हैं? वाट लिख सकते हैं, ठीक। इसके स्थान पर ये कर सकते हैं, वाट के स्थान पर जूल प्रति सेकंड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकंड है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। 746 जूल प्रति सेकंड। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते 746 देखकर इसको राइट मार आते, लेकिन मैं आपको समझाने की प्रक्रिया यहाँ पर बता दिया हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखना है। सारे ऑप्शंस को देखिए। और यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? इंजन द्वारा कुल किए जाने वाले कार्य 746 जूल। इसमें केवल जूल दिया गया है गाइस। इसमें क्या दिया गया है? केवल जूल दिया गया है। प्रति सेकंड यहाँ पर अगर हो जाता, अगर यहाँ पर प्रति सेकंड हो जाता तो ये भी सही चला जाता, लेकिन यहाँ पर केवल जूल दिया गया है। ये भी चीज़ें देखना है आपको, एक एक पॉइंट देखना है, क्योंकि आप लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो इंजीनियर बनने जा रहे हो तो इस एक एक पॉइंट का भी ध्यान देना है। तो चलिए आपको अगले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ गया है आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है। एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। क्या खींचता है? 5 मीटर तक खींचता है। तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? घोड़े द्वारा किया गया कार्य, अब बताओ न्यूटन आपको मतलब एफ दे दिया गया है। एफ कितना दे दिया गया है? 20 न्यूटन दे दिया गया है। एस आपको कितना दे दिया गया है? 5 मीटर दे दिया गया है। और
W आपको निकालना है। तो आपको फार्मूला अगर पता होगा तभी तो आप लोग निकाल पाओगे। तो चलिए यहां पर आपको फार्मूला क्या करना है, फार्मूला क्या होता है, W बराबर होता है एफ एस होता है। क्या होता है, एफ एस होता है। तो W बराबर एफ एस, एफ कितना है आपका 20 न्यूटन और एस कितना है आपका 5 मीटर। तो यहां पर जब गुना करोगे तो 20 पंचे 100। अब 100 को हम किसके रूप में लिखेंगे, हम 20 पंचे 100 को हम किसके रूप में लिखेंगे, जूल के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, जूल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहां पर W बराबर 100 जूल। अब यहां पर 100 जूल कोई ऑप्शन है, देख लीजिए यहां पर 100 जूल कोई ऑप्शन है, देख लीजिए यहां पर ये है आपका सी वाला ऑप्शन 20 गुणे 5 जूल। क्या होगा, 20 गुणे 5 जूल, ये आपका 100 है। ठीक है, तो यहां पर कार्य क्या हो जाएगा, 20 गुणे 5 जूल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। चलिए अब यहां पर इसी प्रकार आपको सवाल लगाना है, एक एक चीज देख लेना है कि इसमें क्या क्या चीजें दिया गया है और इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या चीजें निकालना है। वो सारी चीजें करके आपको फार्मूला केवल रख देना है। ठीक है, आपके दिमाग का वहां पर ये इस क्वेश्चन को केवल आपको 1 मिनट ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वहां पर 1 मिनट में ही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहां पर आ गया है आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देख लीजिए क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन भी आपको कार्य को निकालने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु की दिशा में, क्या वस्तु की दिशा में 8 मीटर विस्थापित, जो वस्तु होगा वो बल की दिशा में, किसकी दिशा में, बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो वही फार्मूला फिर आ गया, फिर से W बराबर एफ एस लगाना है। क्या लगाना है, W बराबर एफ एस लगाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, W बराबर एफ कितना है आपका 7 दिया गया है और S कितना दिया गया है 8 दिया गया है। ठीक है, 8 7 8 56, आपका क्या हो जाएगा 56 जूल आ जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा 7 8 56, 56 जूल आ जाएगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन और आपके 4 नंबर आ जाएंगे, और 4 नंबर आपको लगभग 40,000 बच्चों से आगे लेकर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिए और आपके कमेंट बॉक्स का जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, तो घूमिएगा मत, केवल सीधा सीधा आपको सवाल लगाना है और सीधा सीधा आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो घूमना मत। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 अंश का कोण बनाता है। क्या बनाता है, अगर 40 न्यूटन का बल लगाते हैं तो 60 अंश का कोण बनाता है, और कोण बनाने के बाद वह कितने मीटर विस्थापित होता है, 20 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य या बल द्वारा कृत कार्य क्या होगा, इसके बारे में डिटेल के साथ बात करना है। तो पहला नंबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा फार्मूला, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, अब ये संपूर्ण फार्मूला हुआ। अभी तो आप लोग आधा फार्मूला लगाते थे, वहां पर क्या लगाते थे, W बराबर एफ एस, जब इसका मान 1 हो जाता था, कॉस थीटा का मान 1 हो जाता था, तब ये फार्मूला लगाते थे। ठीक है, लेकिन अब इसका फार्मूला टोटली फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, अब यहां पर फुल फार्मूला एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका टोटल फार्मूला है, ये आपका बड़ा वाला फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूले से कोई भी सवाल लगा सकते हो कार्य के। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, 40 न्यूटन F बराबर दिया गया है, उसके बाद S बराबर आपको 20 मीटर दिया गया है, और कॉस 60 अंश,
क्या होगा? cos 60 अंश का मान क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत। cos 60 अंश का मान क्या होता है? cos 60 अंश का मान होता है 1/2। क्या होता है गाइस? 1/2। तो यहाँ पर 40 गुणे 20 और गुणे 1/2, मतलब 2 से 20 काटेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 से 40 में गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 जूल क्या हो जाएगा? W बराबर 400 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? W बराबर 400 जूल। बी वाला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। यहां पर अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपके सामने दिख रहा है, और ये आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके कई सवाल इस सूत्र को प्रूव करेंगे तो कई सवाल आपके इससे लग सकते हैं। ठीक है, कई सवाल इससे बन सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कौन कौन से सवाल बनेंगे एक ही क्वेश्चन से कई सूत्र बनेंगे और कई सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करते हैं। तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। अब संवेग क्या हो जाएगा इसके बारे में हम फार्मूले के साथ बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्या आपको फार्मूला बताया था? मान लीजिए गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या है आपका हाफ m क्या था किसके रूप में? संवेग के रूप में। ठीक है, संवेग के रूप में फार्मूला क्या था? संवेग के रूप में p²/m था। ठीक है, तो m और 2 उस तरफ चला जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2m के बराबर क्या हो जाएगा? p²। क्या हो जाएगा? p²। जब इसको क्या कर देंगे, अगर हम इसको k का मान क्या कर दें? 4 गुना कर दें। अगर हम k का मान 4 गुना कर देते हैं तो p का मान क्या हो जाएगा? p का मान क्या हो जाएगा आपका? आधा, मतलब दुगनी हो जाएगी। मतलब अगर k का मान 4 गुना करेंगे तो p का मान दुगना होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देख लीजिए p बराबर क्या हो जाएगा? √2m के होता है। क्या होता है? 2mk। p बराबर √2mk होता है। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, सिंपल फार्मूला है। लेकिन मैं अगर k का मान कितना कर दूं? 4 गुना कर दूं। क्या कर दूं? k का मान अगर 4 गुना कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2m4k। क्या हो जाएगा? 4k बराबर क्या हो जाएगा? p। क्या हो जाएगा? बराबर p हो जाएगा। और 4 को हम आगे निकाल देंगे, मतलब अंडर रूट से आगे निकाल देंगे तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2mk p। क्या हो जाएगा? p। अब यहाँ पर p1 मान लीजिए, क्योंकि p1 इसका परिवर्तन कर दिया गया, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा p से। ठीक है, किससे हो जाएगा? दुगना हो जाएगा p से। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल गया फार्मूले की वजह से। ठीक है, फार्मूले की वजह से यहाँ पर आपको दुगना देखने को मिला। ठीक है, क्या हो गया? दुगना देखने को मिला। मैंने आपको फार्मूला लगाकर दिखा दिया। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो ही इज राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ गया, वी इज राइट आंसर आपको समझ में आ गया। कैसे आया ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या नोट कर लीजिए? पी यहां पर क्या हो जाएगा? आप ही लोग देख लीजिए, आप ही लोग पी बराबर क्या दिया गया है? पी बराबर दिया गया है √2mk दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर p बराबर p1। ठीक है, 2p बराबर p1, तो p1 का दुगना हो जाएगा ना p। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा p। अगर p1 कितना हो जाएगा? p का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर क्या कहा है? दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने आ गया है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले वृत्त में घूमने वाले पिंड का अवकेंद्रीय बल द्वारा कृत कार्य। अवकेंद्रीय बल द्वारा, पहला नंबर में आप लोगों को एक कंसेप्ट बता दूं, अगर भी कोई वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो इसका वेग किस तरफ होगा? मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इसका वेग कहाँ? इस तरफ होगा, और अवकेंद्र किसके तरफ होगा?
यहाँ पर होगा केंद्र की तरफ, तो इसके बीच का कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और आप लोगों को क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो कार्य निकालना है तो पहला नंबर इस फार्मूले को समझ लो। W बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाता है तो आप लोग समझिए, अगर थीटा का मान 90 डिग्री तो कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाता है, कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाता है गाइस, कॉस 90 अंश का मान हो जाता है 0। तो कार्य का मान हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। ए इज राइट आंसर शून्य, ठीक है। मैंने आपको फार्मूले के तरफ से बता दिया। आपका वेग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग, और इस तरफ हो जाएगा बल। तो बल और वेग के स्थान पर क्या होगा, आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री का कोण आपके सामने क्या होगा गाइस, आपके सामने होगा 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री कॉस 90 अंश का मान होगा 0। तो आप लोग समझ सके, मैंने आपको फार्मूले की वजह से बताया क्यों शून्य होगा। बहुत सारे कह देंगे कि अब केंद्र की ओर जो बल लगता है उसके द्वारा कृत कार्य शून्य होता है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं बताते, सभी टीचर्स ये नहीं बताते, लेकिन मैं खोद कर बताता हूँ, ठीक है। आपको कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें कहाँ से आया, अभी आपके पास बहुत समय है गाइज, अभी आपके पास एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत समय है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कैसा है ये, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, दो तरंगे होती हैं, दो प्रकार की। पहला अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरा अनुप्रस्थ। क्या होती हैं, अनुप्रस्थ ये तरंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों में अंतर बताता हूँ। ये जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये प्रकाश की भांति चलती हैं, ठीक है। प्रस्थ मतलब ये जो पा बना है ना, पा अगर बना है, अनुप्रस्थ पूछ लिया, पा अगर बना है तो प्रकाश की भांति चलेंगी। जैसे प्रकाश की भांति आपके अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे चलती हैं, प्रकाश की भांति अवरक्त लाल विकिरणें चलती हैं। और उसके बाद आपकी जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ये आपकी ध्वनि की तरह चलती हैं। कैसे, कंपन करके, कुछ इस प्रकार करके, कंपन करके, कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा। मैं जो चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो चीज़ आपको दिख रहा होगा, कुछ कंपन करके आप लोगों को दिखेंगी, ठीक है। क्या होंगी, वो कंपन करते हुए, जैसे साउंड की आवाज़ें ना कंपन करती है ना, उसी प्रकार कुछ इस प्रकार साउंड की आवाज़ें। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जैसे प्रकाश की तरंगे, वो कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे गमन करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, कुछ ऐसे ऐसे गमन करती हैं, आपके ऊपर जाएंगी, फिर नीचे जाएंगी, फिर ऊपर जाएंगी, फिर नीचे जाएंगी। ये होती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। क्या होती हैं, ये जो तरंगे होती हैं, ये जो तरंगे होती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। लेकिन ये क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है, जो कंपन की भांति चलते हैं। तो इनमें में से क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। तो अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण क्या है, वायु में ध्वनि की तरंगे, ठीक है। वायु में ध्वनि की तरंगे जो होंगी वो अनुप्रस्थ तरंगों की उदाहरण है, ठीक है। क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों की उदाहरण है, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क देता हूं और उस होमवर्क को जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इनमें में से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, और हाँ क्यों इसका राइट है, अनुप्रस्थ तरंगे के रूप में गमन नहीं करती हैं, इसे बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन नहीं करती हैं, इसके बारे में डिटेल के साथ बताना है। तो गमन कौन सी नहीं करती, अनुप्रस्थ तरंगे। अब यहाँ पर पूछ लिया, वहाँ पर अनुदैर्ध्य पूछा था, अब यहाँ पर अनुप्रस्थ, और अनुप्रस्थ पूछा है लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, नहीं करती है, ठीक है। नहीं करती तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनुप्रस्थ तरंगों की तरह गमन नहीं करती, इसके डिटेल के साथ बताइएगा। वैसे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख ही गया होगा, नीचे ऑप्शंस दिख ही गया होगा कि सी नंबर है, लेकिन इसका कारण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैंने जो समझाया आपको उसी प्रकार आपको कारण बताना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। पहला नंबर, आवृत्ति सबसे कम क्या होती है ये क्वेश्चन पूछता है, या आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है ये पूछता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहला नंबर आपकी सबसे कम आवृत्ति होती है वो गामा तरंगों की होती है। क्या होती है? गामा तरंगों की होती है। इसका सबसे कम होता है और इसका सबसे अधिक होता है रेडियो तरंगों की। क्या? सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक और सबसे कम। ठीक है, और बीच में ये दो तरंगे होती हैं। ठीक है, बीच में ये दो तरंगे। उसके बाद क्या आता है? गामा के बाद ध्वनि आता है, ध्वनि के बाद क्षय आता है, क्षय के बाद आपकी क्या हो जाती है? सबसे ज़्यादा रेडियो तरंगे होती हैं। सबसे अधिक किसमें? रेडियो तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे अधिक आवृत्ति होती है, ये आप लोग समझ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे कम पूछा था तो गामा इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? गामा इज राइट आंसर। अब यहाँ पर आ गया आपका ये अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। ठीक है, क्या? इसका पार्ट 2 में कराऊंगा। तो जो बच्चे पार्ट 2 देखेंगे उनके लिए तो बेस्ट है, और जो बच्चे नहीं देखेंगे उनके लिए भी बेस्ट है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं हमसे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ कि कैसे आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और फिजिक्स के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, PDF कहाँ पर मिलेगा? तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पर भी इसका PDF मिलेगा। तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरा एक वेबसाइट है जो कि मैं ही क्रिएट किया हूँ, उस वेबसाइट पर भी ये PDF आपको मिलेगा। ठीक है, उसका भी लिंक दिया होगा। ठीक है, चाहे जहाँ से तीन वेबसाइटें हैं मेरी, जैसे टेलीग्राम पर चैनल है, व्हाट्सएप पर चैनल है, और मेरा खुद का एक क्रोम पर वेबसाइट भी है। ठीक है, तो उस पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।